तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएन क्लासेस स्पेशल बैच। और जैसे कि बच्चों आप लोगों का बहुत जल्द एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। तो आई होप हम जो फिज़िक्स करेंगे वो बहुत डिटेल में करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हम फिज़िक्स के एक एक टॉपिक को बहुत ही आराम से डीपली समझने की कोशिश करेंगे और वीकली बेसिस में हम उसका टेस्ट लेंगे, जैसे कि सर ने आपको बताया होगा। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है फिजिक्स का, है ना। तो फिजिक्स जैसे कि हमने देखा है अपने नोटिफिकेशन में, आपने देखा भी होगा कि फिजिक्स जो आ रही है वो कौन सी क्लास की आ रही है, फिजिक्स आ रही है 11th और 12th बेस की। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिटेल्ड फिजिक्स आ रही है, लेकिन हाँ फिजिक्स का लेवल ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिटेल है, बट ठीक ठाक लेवल है, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर मैं इसे कहूँगा, और जड़ है ये हर जगह है ना। तो चैप्टर का नाम या यूनिट का नाम आप कह लीजिए, और यूनिट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो मात्रक व मापन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक व मापन। अब ऐसा होता क्या है कि इस चैप्टर से जानने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स को जान लेते हैं, हल्का सा फिजिक्स को जान लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है, भौतिक है क्या। भाई अगर मैं फिजिक्स की बात करूं ना, तो फिजिक्स क्या है? एक साइंस है। हाँ ये तो सभी को पता है, आपने नया क्या बताया, ठीक है। फिजिक्स क्या है? भौतिक क्या है? फिजिक्स साइंस है। क्या है? साइंस है, राइट। साइंस है। कैसा विज्ञान है भौतिकी? भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है जो भाइयों प्रकृति, देखो अगर एक वर्ड में बताऊं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में और बताऊं, तो जो ये फिजिक्स वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिजिक्स वर्ड का है, फिजिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। और इसमें जब, ऐसे तो तुमसे पूछेगा नहीं कि कहाँ से उठाया गया, बट फिर भी याद रख लेना कि फिजिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है प्रकृति यानी कि नेचर, ठीक। अब देखो फिजिक्स का मतलब साइंस, फिजिक्स का मतलब साइंस, और साइंस कैसी? प्रकृति, यानी कि फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो नेचर और उसके लॉ बताएगी, नेचर एंड इट्स लॉज। यानी कि भैया क्या, भौतिकी एक ऐसे विज्ञान है, भौतिकी एक ऐसे विज्ञान है जो भाइयों प्रकृति के बारे में हमें बताती है, प्रकृति और उसके जितने भी नियम होते हैं ना, उसके नियमों के बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना? फिजिक्स के बारे में हल्का फुल्का जान लिया। जैसे एग्जांपल और बात करते हैं, देन हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात तो करेंगे कि होता क्या है। तो देखो ध्यान से समझना कि भौतिकी एक ऐसे विज्ञान है जो प्रकृति व उसके नियम के बारे में हमें बताती है। अच्छा थोड़ा सा हिंदी में अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं या लिखने में थोड़ी इधर ई ऊ की मात्रा कर दूं तो माफ़ी चाहूँगा, बट बोलूँगा ठीक, ठीक है, टेंशन न लेना, बोलूँगा मैं ठीक। हाँ, तो भौतिक एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति व उसके नियम के बारे में अध्ययन करते हैं ना, हम जब पूरा का पूरा पढ़ाई करते हैं तो स्टडी जब हम करते हैं तो हम उसको कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब क्या क्या स्टडी करना है भाई? नेचर में क्या क्या है, जरा इर्द गिर्द ढूंढो, नेचर में क्या है, क्या नेचर देखना है हमने, कि उसका गंदा नेचर अच्छा नेचर है? नहीं नहीं ये थोड़ी देखना है। नेचर में, प्रकृति में हम क्या देखते हैं? प्रकृति में हमको देखना है लाइट, प्रकाश आ रहा है, लाइट। प्रकृति हमारे इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में, आपके अड़ोस पड़ोस में, ये नहीं कि अंकल अच्छे हैं बुरे हैं, उनका नेचर नहीं देखना कि अंकल का नेचर तो अच्छा है, ओहो आंटी का नेचर बहुत अच्छा है, नहीं अंकल तो गंदे हैं, खड़ूस से अंकल, उनके नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने अड़ोस पड़ोस के नेचर में, यानी कि प्रकृति में। यानी कि क्या? भौतिक में जो प्रकृति आती है। प्रकृति कौन सी होगी? याद करो याद करो याद करो, लाइट। बिल्कुल, लाइट हमारे इर्द गिर्द होती है जिसको हम प्रकाश कहते हैं। बिल्कुल, प्रकाश हमारे आसपास है। तो जब हम प्रकाश के बारे में पूरा का पूरा पढ़ने लगे, प्रकाश का हमने अध्ययन किया, प्रकाश को हमने डिटेल में जाना, यानी कि लाइट को हम डिटेल में जान रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्या आता है? नेचर। और इसके लॉ तुमने पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, हम सब जानते हैं ना। तो ये बात समझ में आती है। उसी तरीके से भाइयों क्या होता है? ऊष्मा, हीट, हीट, ऊष्मा, सबने पढ़ी है ऊष्मा। किसकी माँ? ऊष्मा, ठीक है, किसी की माँ नहीं, सॉरी, बट ऊष्मा। तो हीट का मतलब क्या है? हीट बेसिकली क्या हो गया? ऊष्मा। अब ऊष्मा क्या हो गया? हमने देखा भैया गर्मी होती है, थर्मोडायनेमिक्स है, पढ़ा होगा सबने, ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़े होंगे। थर्मोडायनेमिक्स, गर्म ठंडा लगता है, क्यों लगता है? गर्म से ही ठंडे की तरफ क्यों हीट जाती है? ऊष्मा हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्यों जाती है? ये सारे लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिक्स की। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स इज अ साइंस, और यू कैन से दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ।
फिजिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर एंड इट्स लॉ। भौतिक वह विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति व उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ तक अगर समझ में आई तो एक छोटी सी बात और समझ में आई कि यार नेचर का अध्ययन तो जब हम करते हैं तो फिजिक्स एक ऐसी साइंस भी तो होती है जिसमें हम कैलकुलेशन करें। क्या करें? कैलकुलेट करें भैया। क्या करें? कैलकुलेशंस करें, जोड़ घटाएं, हिसाब लगाएं। कैलकुलेशन का मतलब इन शॉर्ट कहूँगा तो हिसाब लगाएंगे कि हाँ कोई चीज़ कितनी तेज भाग रही है, कोई चीज़ कितने हल्के भाग रही है, कितनी हीट गई, कितनी लाइट आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब प्रतिबिंब बना, कितनी दूरी पे वस्तु को रखें। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, हल्का हल्का मैं आइडिया दे रहा हूँ। अगर किसी को आइडिया ना हो तो दिल छोटा ना करना या बुरा मत मानना, सब पता लग जाएगा, A to Z पता लग जाएगा। तो बात जानने वाली बात है कि फिजिक्स में हम कैलकुलेशन भी करते हैं, यानी कि फिजिक्स एक और तरीके की साइंस है। वो क्या है? कैलकुलेशंस की। किसकी है? मेजरमेंट की साइंस है। मेजरमेंट का विज्ञान है। फिजिक्स में नापा जाता है भाइयों, फिजिक्स में नापा जाता है। तो फिजिक्स में जो भी हम नापेंगे उसको मेजरमेंट की भी साइंस कहते हैं। क्लियर? तो ये बात तो समझ में आती है कि भैया भौतिकी विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति व उसके नियमों का। और दूसरी चीज़ अगर हम इंग्लिश में बात करें तो फिजिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक, फिर फिजिक्स में हम कैलकुलेशन करते हैं। आप चेक करेंगे किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं, क्या होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और इससे पहले किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, बाकी नोट्स तो आपके पास पहुँच ही जाएंगे, बट फिर भी स्टिल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। क्लियर है सबको ये बातें? यहाँ तक तो क्लियर होंगी। ठीक है, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और भाइयों सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में हम जानेंगे कि भैया फिजिक्स में हम जिन चीज़ों की बात करते हैं उनको कहते क्या है ना। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि फिजिक्स में हम जिन चीज़ों को कहते हैं होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वांटिटीज़ को। किनको जानेंगे? क्वांटिटीज़ को। क्वांटिटीज़ यानी कि राशियाँ। कि राशि क्या होती है? राशि वो नहीं जो मम्मी लेके जाती है पंडित के पास, उस राशि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल बात करो क्वांटिटी की। क्वांटिटी यानी कि राशि। राशि वो होती हैं, देखो भाई ये राशियाँ जो होती है ना फिजिक्स में, भौतिक की राशियाँ दो तरीके की होती हैं, याद रखना। कितने तरीके की होती थी क्वांटिटीज? दो तरीके की। क्वांटिटी होंगी क्या? क्वांटिटी वही होंगी जो भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कितने वेट है आपका, वेट क्या है? आप कितने वजन है आपका, क्वांटिटी। आप कितनी रोटी खा के आए, नंबर, क्वांटिटी। आपने कितना आटा यूज़ किया भैया आटा गूंदते वक्त, क्वांटिटी। फर्क समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, समय बोलते हैं यानी कि मास, लेंथ, टाइम बोलते हैं, या हम स्पीड बोलें, या जिसे चाल कहें, वेग कहें, वेलोसिटी कहें, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहें, गुरुत्वीय त्वरण कहें, कुछ भी कहें, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? क्वांटिटी होती हैं। तो क्वांटिटी होती है दो तरीके की भाइयों, ध्यान से समझना। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी। आप समझ लेना कुछ भी चीज़ होगी तो इस तरीके से चलेगी। एक होगी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एक होगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब बात जरा करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो भाइयों फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, राइट, भौतिक राशियां। अच्छा राशियां, ठीक है, जो भी लगाया यहाँ यहाँ जो भी लगता होगा, चलो ठीक है। और जाएंगी गैर भौतिक राशियां, गैर भौतिक राशियां। क्लियर? नाम पे मत जाना, काम पे जाना। गैर भौतिक, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि और गैर भौतिक राशि। क्लियर हो रही है बातें? अब देखो भौतिक राशियां कौन सी होती होंगी। भौतिक सीधी सरल भाषा में समझाता हूं, बात याद रखना, जिन्हें नापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वह राशियां जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें क्या कर रहे हैं? मापा जा सके, जिनको नाप सके, तोल सके, ऐसे समझ लो सीधी भाषा में। जैसे जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द्रव्यमान, मास नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हो। नाप सकते हो ना? बिल्कुल नाप सकते हो। द्रव्यमान नापा जाता है भाई किलो में। द्रव्यमान किस में नापा जाता है? किलो में। द्रव्यमान किलो में नापा जाता है। समय मिनट, घंटे या सेकंड्स में नापा जाता है। या फिर मैं अगर कहूँ कि टाइम को नापना है तो आपको सेकंड, मिनट, आवर में नापना होगा। दिन है, सब कुछ है तो मिनट,
क्लियर है? तो टाइम नापा जा सकता है, लंबाई नापी जा सकती है। पूछते ना भाई तू कितना लंबा है, इतनी लंबाई चाहिए भाई, इस भर्ती के लिए इतनी लंबाई चाहिए, यानी कि जिन चीज़ों को मापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? और गैर भौतिक राशियाँ कौन सी होंगी दोस्तों? गैर भौतिक राशियाँ वो होंगी जिन्हें या मैं इनको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से लिख लेता हूँ, मतलब इंग्लिश में लिख लेता हूँ। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो वह राशियां जिनको मापा नहीं जा सकता, वह राशियां जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। क्लियर हो रही बात है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या क्या होगा। तो बात समझना मेरे भाइयों, ध्यान से मेरी बात समझना, जिनको मापा नहीं जा सकता। अब इसके एग्जाम्पल में यहाँ नीचे नहीं लिखूंगा, यहाँ ऊपर लिखता हूँ किन कौन से राशियों को नहीं नापा जा सकता। अब जरा सोचिए, जरा छोटी सी चीज सोचिए कि किनको नहीं मापा जा सकता, किनको मापा नहीं जा सकता भाई। अरे यूनिवर्स को नापा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष को नाप सकते हो क्या? कहाँ नापोगे बताओ? क्या फीटा लेके चले जाएंगे नापने के लिए? ओहो प्लूटो, ओहो ये, चलो ठीक है तुम नाप भी लोगे, प्लैनेट टू प्लैनेट डिस्टेंस नाप सकते हो, अंतरिक्ष नहीं नाप सकते। तुम अपनी गैलेक्सी नापोगे, मिल्की वे हो गई, एक दो गैलेक्सी जो भी होती है, आकाशगंगा हम जिन्हें कहते हैं, उन्हीं को नापाओगे, है ना? और किन्हें नापोगे? फिर भी इतनी बड़ी यूनिवर्स है, नहीं नाप सकते। दूसरा, सी, समंदर को कौन नापता है भाई? समंदर की गहराई नहीं नापी जा सकती, समंदर की दूरियां नहीं नाप सकती, कितनी दूरी समंदर है, नापा नहीं जा सकता। और एक और चीज़ बताऊँ, हैं हंसोगे तो नहीं, हंसना मत, या किसी को पुराना याद ना आ जाए। लव, क्या प्यार नापा जा सकता है? बोलो भाई नहीं नाप सकते प्यार, कैसे नापोगे? क्या है वो वर्ड होता है वो जो तुम सोचते हो ना, तुम्हारे दिमाग में पुराना प्यार याद हो गया, याद आ रहा है तेरा प्यार। सबको पुराना प्यार याद आ गया होगा गारंटी, मुझे पता है। अरे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो लव को नहीं मापा जा सकता। हम बोलते हैं बहुत बहुत प्यार करते हैं, अबे कितना, बहुत कितना, 10 20 30 40 कितना? प्यार को नहीं मापा जा सकता, ठीक है? अच्छा बुरा मत मानना, बट प्यार को नहीं मापा जा सकता। हटा देता हूँ, किसी को बेचारे को बुरा याद आ रहा हो, सर कैसी बातें करो सर, पुराना प्यार याद आ गया सर। अरे कोई बात नहीं, चलता है, जो उससे पढ़ाई करो, पेपर निकालो, पुराना प्यार क्या नया प्यार सब याद आ जाएगा। चलो तो क्लियर होगी बात, पुराने प्यार को तुम याद आ जाओगे। तो यूनिवर्स और सी जो बेसिकली है, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं भाई? इनको नापा नहीं जा सकता, यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ एक ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको मापा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट खींचिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अपने नोट्स देखो, खुद बनाओ। देखो हम तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अपने नोट्स बना के प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप जब लिखेंगे तो लिख के आपको क्या होगा कि ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है? तो इन चीज़ों को खुद बनाना है। तो हमने क्वांटिटीज़ जानी, कुछ भी चीज़ हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब बात जरा करें कि सर आपने दो तरीके की राशियाँ तो बता दी, एक बता दी फिजिकल, एक बता दी नॉन फिजिकल, यानी कि एक तो आपने बता दी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी, जल्दी बताइए। हाँ सोचना मतलब, ठीक है? एक तो बता दी मैंने फिजिकल और एक बता दी नॉन फिजिकल, यानी कि एक बता दी मैंने आपको भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां, और एक बताई मैंने आपको गैर भौतिक राशियां यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। अब जरा बात करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरीके की होंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरीके की होती हैं, भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है भाइयों फंडामेंटल, क्या कहते हैं इनको? फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनको हम बोलते हैं मूल राशियां, और ये होती है व्युत्पन्न राशियां। थोड़ा हिंदी में मेरा एरर होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? व्युत्पन्न राशियां, देख लेना, थोड़ा सा मेरा हिंदी थोड़ा सा रहता है, मेरे को हिंदी का डा मेरा हिला है थोड़ा सा समझ लेना, बट फिर भी ठीक है, मैंने बोला ना। तो इनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और ये हो गई तुम्हारी मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भाइयों वो होती है जो बेसिक हैं। अगर मैं तुम्हें गाँव की भाषा में समझाऊँ ना बहुत आसानी से, तो वो राशियाँ जो मुझे बचपन से आती हैं, जो राशियाँ मुझे बचपन से आती हैं,
यानी कि वह राशियां, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, जरा इसको अगर मैं समझाने की बात करूं थोड़ा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which does not physical quantity which do not depend on other। अरे वाह, इनको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, इनका खुद का वजूद है, खुद का, है ना। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर ना करे या दूसरी राशि पर निर्भर ना करे। तो मैं दूसरे पर निर्भर ना करे लिख रहा हूं, नहीं करती। वह राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करते। जैसे एग्जांपल की बात बताऊं तो एग्जांपल अगर हम इसका समझे, मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान भाइयों किसी पे डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान डिपेंड ही नहीं करता किसी चीज़ पे, यानी कि मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उसी प्रकार से टाइम भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय ये किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करते। द्रव्यमान, लंबाई और समय किसी चीज़ पे निर्भर करते ही नहीं है भैया, ये खुद का वजूद है। बचपन से चीज़ें मुझे पता है। कोई पूछता है तेरा वेट नहीं, वेट को अवॉइड करेंगे। कोई मुझे पूछा कि भैया इतना किलो आलू लाना है, तो किलो मुझे बचपन से पता है। कैसे पता है? मैंने क्या बोला? बचपन से। मुझे किसी ने सिखाया क्या? कभी मैं दुकान में जाके यूँ बोलता इतना किलोमीटर आलू दे दो, नहीं बोलूँगा ना किलोमीटर आलू दे दो। मैं क्या बोलूँगा? 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। यानी कि द्रव्यमान मुझे पता है, नापा किस में जाएगा? किलो में नापा जाएगा। उसी प्रकार से बात करें लेंथ की, तो लेंथ की क्या भैया, हमें बचपन से पता है। यहाँ से दिल्ली 260 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, यानी कि हम किलोमीटर लगाएंगे। टाइम की बात करें तो हमें पता है, ऐसे तो नहीं बोलते आज 3 किलोमीटर बच गए, हम बोलते हैं 3 घंटे हो गए, यार आज 3 बज गए, यार 3:15 हो रहे हैं, मिनट यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास वर्ड्स होंगे इनके लिए, इन क्वांटिटी को, जो किसी पर डिपेंड ही नहीं करती। वहीं अगर मैं व्युत्पन्न राशियों की बात करूं, वहीं मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करूं, भाइयों ये फंडामेंटल पे ना निर्भर करती होंगी। यानी कि अगर फंडामेंटल नहीं होती तो ये नहीं थी। यानी कि अगर मूल राशियां नहीं थी तो व्युत्पन्न राशियों का कोई काम ही नहीं था। जस्ट एग्जांपल समझ लो, जरा सा एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि वो फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिर एग्जांपल भी समझते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। भैया ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरी पर निर्भर करती हो, बोले तू है तो मैं हूं, अदरवाइज मेरा कोई वजूद नहीं। यानी कि यह दूसरी क्वांटिटी, अरे सॉरी एक सेकंड है, दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। और किस पे निर्भर करती होंगी? फंडामेंटल पे करती होंगी। किस पे डिपेंड करती होंगी? फंडामेंटल में। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल में। यानी कि व्युत्पन्न राशियां किस पर निर्भर करती हैं? मूल राशियों पे। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। स्पीड, सबने पढ़ा होगा स्पीड, यानी कि चाल। अब बताओ चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? सबने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम सबने पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, सबने पढ़ा है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब तुम खुद सोचो, दूरी लंबाई है, दूरी लंबाई तो है, और डिस्टेंस यानी कि लंबाई, और टाइम समय, समय भी देखो, और दोनों के दोनों क्या हैं? दूरी भी और लंबाई भी फंडामेंटली तो है। दोनों के दोनों क्या है? मूल राशियां हैं भाइयों। और अगर ये मूल राशियां तो भैया ये कौन सी होगी? डिराइव किस पे डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल पे। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। क्या जानने को मिला? व्युत्पन्न राशियां किस पे निर्भर करती है भाइयों? मूल राशियों पर निर्भर करती है। इतनी सी बात थी, एग्जाम्पल आपके पास है। और एग्जाम्पल लेना, वेग ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, यानी कि आप त्वरण ले लीजिए। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय फॉर्मूला है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही होगी? इन पे। यानी कि सारी की सारी। फोर्स की बात कर लेते हैं, बल, फोर्स बल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सबने पढ़ा है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ सबने पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है? m। त्वरण को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को और क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि mst²। खत्म कहानी भैया। ये देखो m क्या है? मास,
फंडामेंटल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन, फंडामेंटल है। समय क्या है? फंडामेंटल है। मूल राशि है। यानी कि सारी की सारी तो यार तुम मूल राशि से बनाए। यानी कि न्यूटन का क्या वजूद था, फोर्स का क्या वजूद था जब तक ये नहीं होती। यानी कि ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी चीज़ पर डिपेंड करें, उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड, यानी कि व्युत्पन्न राशियां। क्लियर होगी भाइयों? जल्दी से बताएंगे, बढ़ेंगे आगे। जल्दी से देख के बताएंगे। अगर यहाँ तक बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर हो रही बात? स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना होगा, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो तो इसे मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हर रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान जाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। हैं आजकल के ज़माने में कहाँ 12 आने। चलो क्लियर मेरे दोस्तों, सबको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब बात करेंगे फंडामेंटल की भी। आए हाय सर, कितना है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। अरे जान ले लेगी। चलो मजाक कर रहा हूँ, सुनते रहो, ठीक है। यानी कि भौतिक, अगर मैं बात करूँ मूल राशियों की, किनकी बात करूँ? मूल राशियों की। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है भाइयों? ये भी 7 प्रकार की होती है। यानी कि मूल जब देखी गई तो मूल कौन सी होती है? जो किसी पे निर्भर नहीं करती, इनको अपने से मतलब है, अपना सेट रहती है लाइफ में, इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं, दूसरी कुछ भी करे। तू मेरे पे डिपेंड है, मैं तेरे पे डिपेंड नहीं, इनका हिसाब यह है, समझ में? तू मेरे पे डिपेंड है, मैं तेरे पे डिपेंड नहीं, टाइप की क्वांटिटी है ये। यानी कि मुझे किसी पे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी जिंदगी है वो मेरी जिंदगी है। यानी कि मूल राशियां अपने आप पे दूसरों को जिंदा रख सकती हैं, लेकिन खुद को जिंदा होने की कोई टेंशन नहीं है। खुद तो ये रहेंगी मस्त, जब तक जिंदा रहेंगी तब तक रहेंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी? मूल राशियां। अब मूल राशियां कितने प्रकार की होती है भैया? ये 7 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 7 टाइप की, 7 टाइप्स की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, और 2 याद रखनी है, और 2 होती हैं सप्लीमेंट्री। कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री, है ना। 2 कौन सी होती है भाई साहब? इसके साथ जस्ट हेल्पिंग हो गई, मदद करने के लिए आ गई, ठीक है। तो पहले हम 7 टाइप की बात करेंगे, देन हम सप्लीमेंट्री की बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री कौन सी तो है। तो 7 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहले ध्यान में रखेंगे आप, सबसे पहला होता है मास। मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? किलोग्राम। दूसरा होता है भाइयों लंबाई। लंबाई यानी कि इसके लिए हम क्या यूज करने वाले? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हम यूज करते हैं। चलो मैं किलोमीटर लिख रहा हूं यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। बेसिकली इनको डिनोट करने के लिए अलग चीजें होती हैं, वैसे इसको ग्राम में करेंगे, इसको मीटर में करेंगे, बट फिर भी मान के चल लो ये चीज हो गई, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कई बार इसके लिए मीटर भी लिखते हैं, तो डरना मत, इसके लिए मीटर भी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को, ठीक है। तीसरा होता भाइयों समय, टाइम, यानी कि समय। समय के लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड। सेकेंड, बटा नहीं है ये, है सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड हो गया। चौथा हो जाएगा तुम लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसके लिए हम यूज करते हैं एम्पियर यूनिट। क्या यूज करते हैं? एम्पियर। क्या यूज करते हैं? एम्पियर। बताऊंगा यूनिट कहां से आई, कैसे आई, सब बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो 4 तो आप लिखो, अभी 7 है तो 4 तो ये हो गई, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी लिखेंगे इनको भी, ठीक है। देन आता है भाइयों आपका 4 के बाद, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपको, ले लेना पॉज करके, ठीक। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, तो बोर्ड भर जाता है, छोटा सा मेरा बोर्ड है। अच्छा, 5वां हो गया आपका टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान को किसमें बोलते हैं भाइयों? इसकी यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। 6ठी हो गई आपके पास क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं, पदार्थ की मात्रा के लिए यूज करते हैं मोल। क्या यूज करते हैं? मोल, ठीक है। और 7वीं होती है तुम्हारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, यार ज्योति तीव्रता लिख लें दो, एक सेकेंड है, ज्योति, मैंने बोला ना मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है तो उसके लिए माफ़ी। ज्योति तीव्रता यानी कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैंडेला। कैंडेला क्या यूज़ करते हैं? कैंडेला। क्लियर है? तो ये हमारे पास 7 होगा, यानी कि द्रव्यमान, फिर समय, फिर लंबाई, फिर करंट, फिर तापमान, फिर सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, और फिर होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला इसकी यूनिट होती है। क्लियर है? तो ये 7 हमारे पास क्या होती है? मूल राशियां होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। देख लो कई बार क्या होता है ऑप्शन में ना ऐसे दे देंगे इनमें से कौन सी फंडामेंटल नहीं है, और इनके बीच में एक एरिया डाल देगा यानी कि क्षेत्रफल डाल देगा, या कभी स्पीड डाल देगा, इनमें से 4, कभी हो सकता है 4 तुम्हें गलत दे दे, बोले इनमें से कौन सी है, I mean 3 एकदम गलत दे दे और चौथी एक इनमें से ही बैठाई हुई कोई चीज़ जो ऑप्शन में पूछ लेगा इनमें से कौन सी चीज़ फंडामेंटल यानी कि मूल राशियाँ। इस तरीके से ऑप्शन बन जाता है, राइट? याद रही ये बातें, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे की तरफ, बढ़ेंगे आगे की तरफ, जल्दी से देखेंगे। 2 सप्लीमेंट्री भी देखेंगे, मैंने बताया था 7 तो आपको याद रखनी है मूल राशियाँ और 2 आपको और याद रखनी सप्लीमेंट्री, तो उनको भी जानेंगे कि क्या होती है सप्लीमेंट्री। क्लियर हो रही है बातें? यहाँ तक क्लियर हो रही हैं? आई होप सो सबको क्लियर हो रही हो ये सारी बातें। चलो फिर यहां तक अगर सबको समझ में आता है तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो फंडामेंटल में हमने जाना कि भैया 7 तो फंडामेंटल थी, 7 तो कैसी हैं? फंडामेंटल, यानी कि मूल राशियां कितने प्रकार की? 7 प्रकार की हैं, और 2 सप्लीमेंट्री भी होती हैं, तो इनको भी क्यों ही छोड़ना भाइयों, सप्लीमेंट्री याद रखना। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है जिनको हम कहते हैं पूरक मात्रक। कितनी होती है? 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, पूरक मात्रक। तो 2 पूरक मात्रक में हमारे पास जो 2 पूरक मात्रक होते हैं वो होता है भाई साहब, एक होता है हमारे पास रेडियन, रेडियन, और एक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। अब रेडियन किसका मात्रक होता है? रेडियन किसकी यूनिट है? देखो ध्यान से समझते हैं, रेडियन किसकी यूनिट है? रेडियन यूनिट होती है भाइयों प्लेन एंगल की। किसकी? प्लेन एंगल की। रेडियन किसका मात्रक है? तो रेडियन जो होता है वह किसका मात्रक है? वह मात्रक होता है भाइयों समतल कोण का, समतल कोण। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? यहाँ तक तो क्लियर होती है बात है। और स्टेरेडियन की अगर मैं बात करूँ, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेरेडियन जो होती है ये बेसिकली जो मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मात्रक होता है भाइयों तुम्हारे पास सॉलिड एंगल का। किसका? सॉलिड एंगल। थोड़ा सा ऐसे में देख लो, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन जो होता है हमारे पास ये होता है सॉलिड एंगल जिसको हम ठोस कोण बोलते हैं। अब सर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है भाई? प्लेन एंगल में क्या फ़र्क है, सॉलिड एंगल में क्या फ़र्क है, कैसे है, क्या है, जरा से इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं, है ना? समझ लेते हैं फटाफट से कि रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है ना? चलो तो फिर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और ज़रा समझते हैं सबसे पहले प्लेन एंगल को। किसको समझेंगे? प्लेन एंगल को। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होगी अभी प्लेन एंगल। भाई और सबसे पहले अगर कभी तुम सर्कल में भागे होंगे, प्लेन एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लेन एंगल, समतल कोण। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं समतल कोण की, सीधे सीधे बात करते हैं। देखो जैसे 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 यह है सर्कल। पहली बात तो याद रखना, समतल जो कोण होगा, प्लेन एंगल होगा, ये सर्कल में बनता है, वृत्त में बनता है। किस में बनता है? वृत्त में। वृत्त में बनेगा। किस में बनेगा? वृत्त में। सर्कल है। और सर्कल कैसा फिगर होता है मेरे भाइयों? सब याद रखेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। कैसा होता है? 2D फिगर होता है। कैसा होता है? 2D। सर्कल कैसा होता है? 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, ओके। सबको पता है ये पॉइंट सेंटर ओ है भाई, सर्कल सेंटर ओ। ये पॉइंट P1 है, चलो छोड़ो यार P1 हटाओ, सबको ए बी पसंद होता है तो ए मानते हैं। और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक सर्कल का ग्राउंड है, जरा इमेजिन करो, आंखें बंद करके फील लो, एक सर्कुलर ग्राउंड है, तुम सेंटर पे खड़े हो, केंद्र में खड़े हो, केंद्र। और सर्कल की एक खास बात होती है, वृत्त की एक खास बात होती है कि भाइयों इसकी ना त्रिज्या दोनों तरफ हर जगह से बराबर होती है। त्रिज्या यानी कि रेडियस हर जगह से बराबर होता है, यानी कि OA और OB दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं। OA और OB क्या है? रेडियस है। ठीक है, बात समझ में आई। हुआ क्या,
तुम इस ए पॉइंट से भागना शुरू करते हो। कहाँ से भागना शुरू करते हो? इस ए पॉइंट से। भागे 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 और बी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। शांत सुनना, सेंटर पे कौन खड़ा हूँ मैं? सेंटर पे खड़ा हूँ मैं। तुम एक पॉइंट से भागे 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 और इस पॉइंट पे आ गए। ध्यान से समझना, सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, तुम इस पॉइंट से भागे 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 और इस पॉइंट पे पहुंच गए, यानी ए से भागे और कहाँ पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। अब जरा सोचो, अब मैंने जो गर्दन घुमाई है अपनी, तो तुम्हें ऐसे ही तो देखा होगा ना, मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरा गर्दन कुछ एंगल में घूमी है, कुछ कोण बनाया मेरी गर्दन ने। ऑब्वियसली बात है यार, तुम यहाँ से भागे और यहाँ पहुँच गए हो तो मेरी गर्दन घूमी होगी ना। यहाँ से भागे और यहाँ तक भागे हो, तो जो ये एंगल मेरी गर्दन ने बनाया है इसी को कहेंगे हम थीटा। क्लियर? अब जो देखो भाइयों, तुम भागते हो ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप। तो जो आप इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में भागे हो और कितना एंगल बनाए? थीटा एंगल बनाया। और जब ए पॉइंट से बी पॉइंट में आप भागे हो तो आप कुछ दूरी भागे हो और दूरी भागे हो चाप। तो ये जो बीच में एंगल बना ना, जो मेरी गर्दन घूमी थी, बस वो जो गर्दन घूमी है ना वही एंगल है। तो वो जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल थीटा को ही कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किस में बनता है? सर्कल में बनता है। सर्कल कैसा फिगर होता है? 2D फिगर होता है। क्लियर? तो इसको कहते हैं प्लेन एंगल। क्लियर होगी बातें? तो एंगल हो गया हमारे पास, जो ये थीटा बीच में बना है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और इस थीटा को निकालने का एक तरीका होता है भाइयों, और एंगल का फॉर्मूला आप सबने बचपन में अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क बटे रेडियस, यानी कि कोण बराबर आर्क यानी कि चाप बटे त्रिज्या। यानी कि अगर आपको थीटा कोई पूछ ले कि भैया थीटा कितना है, तो भैया थीटा कितना होगा? देखो एस, आर्क की दूरी कितनी है? देखो ये है ना आर्क, यही तो था आर्क, यही तो है आर्क अपॉन रेडियस। और रेडियस कितना? आर। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब कायदे से देखो एस और आर तो दोनों भैया, ये रेडियस जो होगा त्रिज्या होगी, ये भी मीटर सेंटीमीटर में होगी और ये भी मीटर सेंटीमीटर में होगा। भैया आर्क भी तो मीटर सेंटीमीटर में होगा। एक कोने से दूसरे कोने भागे, दोनों मीटर में एक दूसरे को मीटर काट देंगे और आपके पास जो बच जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि इसकी तो यूनिट कुछ होती ही नहीं। यानी क्या जाना, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो भैया एंगल को हमने एक यूनिट दे दी, जैसे बोलते हैं ना दान कर दी, और वो यूनिट दे दी रेडियन। लेकिन अगर कोई बोले भाइयों इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। क्या दे दिया हमने एंगल को? यूनिट रेडियन। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर ने मीटर का सर फोड़ देना है, कुछ तो बचेगा ही नहीं। भाई नीचे भी मीटर है, ऊपर भी मीटर है, मीटर ने मीटर को मार देना है, और जब दोनों एक दूसरे को मार देंगे तो कहां से बच गया? यानी कि यूनिट तो है नहीं। अब यूनिट नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो यूनिट नहीं है तो इसलिए हम इसको पूरक बोल रहे हैं, याद करो सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है। फिर हमने इसको दान किया, दान पे क्या बोला? रेडियन। तो रेडियन एकमात्र यूनिट आपके पास तो हो गई, रेडियन यूनिट तो हो गई। लेकिन रेडियन का अगर कभी कोई बोले ना भैया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन यानी कि विमीय सूत्र पूछ ले, तो डायमेंशन इसके कुछ होते ही नहीं, विमीय सूत्र इसके कुछ होते ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, दोनों मीटर ने एक दूसरे की क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। तो जब दोनों एक दूसरे को मार देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू बचा ही नहीं, कुछ ठुल्लू बचा तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बच जाएगा? रेडियन। तो रेडियन इसकी यूनिट होती है, लेकिन रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। ये बात किस किस को समझ में आई? आई होप सबको समझ में आई होगी। अब कहते हैं एक रेडियन क्या होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है डिफाइन 1 रेडियन। एक रेडियन क्या होता है? कई बार पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि भैया एक रेडियन बताओ क्या होता है। तो आओ एक रेडियन को भी देख लेते हैं जरा। अब देखो एक रेडियन क्या होता है। एक रेडियन क्वेश्चन पूछेगा क्या? एक रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है? तो इसको भी क्यों ही छोड़ना, ध्यान से सुनना। एक रेडियन दोस्तों समझना एक बात जरा, ये है वो गोला जिसमें तुम भागे, दिख रहा होगा आई होप सो। यहाँ से है वो रेडियस, यहाँ से है वो रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक तुम भागे थे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम भागे, ए से बी तक तुम भागे 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 भागे, और आर रेडियस है। एंगल निकालो, फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बताया आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला ये तो है। फॉर्मूला क्या है? एंगल इक्वल टू आर्क बटे रेडियस। क्लियर हुई बात? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, समझ में आती है बात। यूनिट तो कुछ होती नहीं, लेकिन ये एक कब होगा भाइयों? यही तो है ना रेडियन, थीटा ही तो है रेडियन। ये कब एक होगा? जब ये दोनों एक दूसरे को काट दें। यानी कि मैं कहूँ एस और आर जब बराबर हों,
यानी कि जितना चाप वो भागा है वो त्रिज्या बराबर हो। यानी कि सुनना मेरी बात, अगर यहाँ से यहाँ 1 मीटर हो तो वो चाप भी कितना भागा हो, 1 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या 3 मीटर हो तो वो चाप भी कितना भागा हो, 3 मीटर। तो जो मेरी गर्दन घूमेगी ना उस टाइम, जब ये 1 मीटर की त्रिज्या का गोला है और इस गोल सर्कल है, सॉरी, ये 1 मीटर त्रिज्या का सर्कल है, वृत्त है, और इस वृत्त में मेरी गर्दन जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही घूमी, या फिर जितना ये भागा है, जो ये भागा है 1 मीटर, वो त्रिज्या बराबर भागा है। यानी कि जितनी त्रिज्या है, जितना रेडियस है, उतना ही वो आर्क भागा है। तो भैया ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे को काट देगा, बच जाएगा 1, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। बोलो आएगा नहीं आएगा? जब ये दोनों बराबर होंगे दूसरे को काट देगा, जब दोनों बराबर होंगे दूसरे को काट देगा, कटने के बाद क्या बचेगा, 1, कटने के बाद बचेगा 1, और 1 के बाद तो हमें पता है इसको दान में क्या दे रखा है, रेडियन, तो 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन वह एंगल होता है, 1 रेडियन वह एंगल होता है जब चाप बराबर दूरी किसके बराबर है हो, त्रिज्या बराबर, या कोई वस्तु जब त्रिज्या बराबर दूरी भागती है, कोई वस्तु जब त्रिज्या बराबर चाप भागती है तो उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। इस तरीके से आप कह सकते हो। क्लियर होगी बातें? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बस इतनी सी बात है, सब तुम्हारे पास है। ठीक है, तो 1 रेडियन हमें समझ में आता है कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो रेडियन हमें समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दूसरा कोण जो हमारे पास, और दूसरा कोण हमारे पास कौन सा कोण है? दूसरा कोण है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसको हम कहते हैं ठोस कोण। देखो ठोस कोण क्या होता है? ठोस कोण बनता है 3D फिगर में। किसमें बनेगा? 3 विमाएं जिसकी हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है ना, 3 डिमेंशन हो, 3 डायमेंशन, 3D फिगर होंगी, 3 डायमेंशन होगा तब बनेगा। अब 3D क्या होता है भैया? तो गोल होता है, सर्कल, सॉरी स्पेयर होता है हमारे पास। क्या होता है? स्पेयर। क्या होता है? गोला। पृथ्वी एक गोला है, तुम्हारा गोला, हाँ वही एग्जैक्टली, तो गोला है पृथ्वी। तो उसी गोले की हम बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, ये है वो गोला, और जब 3D फिगर लेते हैं ना भाइयों तो ध्यान रखना इसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि 3D फिगर कैसा होता है, पूरा का पूरा आयतन भरा होता है, बढ़िया हरा भरा फूला फला सा होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया तुमने, एक टुकड़ा काट दिया। कैसा काट दिया? एक टुकड़ा काट दिया। भैया ये बात तो तय है कि ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, लेकिन यहाँ पे ना एक क्षेत्रफल कटेगा, यहाँ पे चाप नहीं कटेगा, एक क्षेत्रफल कटेगा। क्यों? क्योंकि गोला नहीं है ना, क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया है, छोटा सा एक एरिया है, छोटा सा एक एरिया है। क्या है? क्षेत्रफल है। तो भाइयों बस अब यहां पे समझो ध्यान से कि दो त्रिज्याओं के बीच, 2 रेडियस के बीच कवर होने वाला क्षेत्रफल, 2 रेडियसों के बीच कवर होने वाला क्षेत्रफल जो सेंटर के साथ, 2 त्रिज्याओं के बीच कवर होने वाला क्षेत्रफल जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है, सेंटर के साथ एंगल बनाता है, इसको कहते हैं हम ठोस। देखो वहां पे चाप बना रहा था, यहां पे एरिया बना रहा है, किन के बीच? 2 रेडियस के बीच। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण। तो सॉलिड एंगल जो होता है बेटा, उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ओमेगा। किससे? ओमेगा से। तो सॉलिड एंगल हमें समझ में आई। अब सॉलिड एंगल में देखो क्या हो गया, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे एरिया है तो एरिया लगाओ। एरिया कैसा होता है? 2 मीटर इंटू मीटर। तो भाइयों यहाँ पे भी 2 त्रिज्याएं आ जाएंगी, a/r²। खत्म कहानी, ये इसका सूत्र बन गया। देखो सेम फॉर्मूला है, वहां पे आर्क अपॉन रेडियस था, यहाँ पे हो जाएगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि रेडियस जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो 2 विमाओं में आता है। किसमें आता है? 2D। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर इंटू मीटर। तो नीचे भी हमें 2 रेडियस लेने पड़े मीटर इंटू मीटर करने के लिए, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखोगे तो कायदे से ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, दोनों के दोनों मीटर स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे। तो क्या बच गया? ओमेगा। और ओमेगा की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो a/r² तो बचा, लेकिन कोई यूनिट नहीं होगी, कोई मात्रक नहीं होगा। तो इसको भी दान दिया, और क्या दान दिया? स्टे रेडियन। क्या दान में दिया? स्टे रेडियन। क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी। अब कोई कहे भैया 1 स्टे रेडियन कितना होता है? तो जब 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल 1 मीटर का त्रिज्या के साथ जो कोण बनाता है, उसको हम कहते हैं 1 स्टे रेडियन। क्या बोला? 1 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल 1 मीटर की त्रिज्या
ओ के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को कहते हैं एक स्टेरेडियन। क्लियर है? तो स्टेरेडियन याद रखेंगे 3D फिगर में बनता है। ये हमारे पास दो पूरक मात्रक भी आ गए, कोई डाउट तो नहीं है। अगर इस चीज़ को फिर भी समझना है तो मैं कोशिश करके ट्राई करता हूँ। ये हमारे पास जैसे एक पेज है, ये मेरे पास देखो एक पेज है, तो इस पेज से समझने की कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा होता क्या है, क्योंकि थोड़ा ना इसको ना फील कराना थोड़ा टफ होता है बोर्ड में, तो इसको थोड़ा फील कराना टफ होता है। तो याद करो बर्थडे कैप बचपन में बहुत पहनी होगी, पहनी है? बर्थडे कैप नहीं पहनी होंगी तो भाइयों वो तो पहनी होगी। आइसक्रीम कोन तो ज़रूर खाया होगा, कॉर्नेटो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद होती हैं, तो बेसिकली वही, हाँ वही पॉपकॉर्न तो खाए ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो होता क्या है देखो, ध्यान से समझेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है ना। अरे बन जा भाई, ये पेज ना थोड़ा पुराना सा हो गया, कोई नहीं मैं बनाता हूँ, डोंट वरी। ज़रा फील लेके बताएंगे आपको, पूरा का पूरा फिजिक्स को फील देंगे। ये है देखो, समझ में आ रही बात? ये देखो, तो ये क्या है हमारे पास, देखो पूरा का पूरा एरिया, और ये देखो यहाँ पे सेंटर पे कुछ बन रहा होगा, इधर की तरफ अंदर से एंगल देखो, देख रहा है आपको? अंदर से एंगल देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये सेंटर पे जो ये अंदर एंगल बन रहा है, जहाँ से ये अंदर ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो देखो क्षेत्रफल, त्रिज्याएं और क्षेत्रफल, ये है सॉलिड एंगल जो आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सो दिख ही तो रहा होगा, ये दिख रहा है, इस वाले कोण को बोलते हैं बेसिकली क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल है, ये ठोस कोण है ये अंदर से। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, देखो जरा फील करो, ये बन तो गया सेम टू सेम, टैं 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 कर दिया। तो देखो ये त्रिज्या जो बीच में ये कोण बन रहा है और ये क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही बनता है। तो बर्थडे कैप के अंदर भी देखा होगा आपने, ये बनता है, सबके अंदर ये बनता है। तो बेसिकली इसको याद रखना, ठोस कोण हमारे पास ये होता है। क्लियर होगी भाई बात है? तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, हमने जाना आज की क्लास में कि भैया सॉलिड एंगल क्या होता है, कैसे होता है। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसे होती है, किसकी यूनिट क्या है, और साथ साथ हम निकालना सीखेंगे विमीय सूत्र। तो लगभग 3 क्लास में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि विमीय सूत्र निकालने सीखना है, विमीय सूत्र के यूज सीखने यानी कि उसके उपयोग सीखने, और ये चैप्टर आपके मुट्ठी पे होगा, इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं। फिर भी आप अगर कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की अपनी बुक पढ़ लीजिए और अपने नोटिफिकेशन के चैप्टर को लगाते चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, ओवर एंड आउट।